जो प्रैक्टिकल है आपका ना, ठीक है ना। तो इसका मैंने अभी जस्ट नाउ आई हैव सेंट यू द मैनुअल, इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में भेजा है अभी, ठीक है ना। तो आप हैं, सर शो नहीं एक जो पहले मैंने ग्रुप में डाला है वो मैंने अभी आपको मैसेज दे दिया कि आप उसको इग्नोर कर दो, दैट डजंट परटेन टू योर सिलेबस, ठीक है ना। आपके सिलेबस को वो प्रैक्टिकल मैनुअल परटेन नहीं करता, वो मेरे को से गलती से मैंने देखा था कि कुछ टॉपिक्स हैं, पहले मेरे को मिला नहीं था। आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपका जितना भी सिलेबस है, क्यों, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं जो प्रैक्टिकल मैनुअल है वो मेरे को मिल गया था, अभी मॉर्निंग में सर्च कर रहा था। तो वो आपको मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम में भेजा है उसको। तो हैव यू गॉन थ्रू दैट, अभी आप देख सकते हैं उसमें। यस सर। हाँ देखो उसमें क्या, फिर मैं हम उसमें ना प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं जो पहले भी हमने किए हैं, लेकिन पहले तो मैंने कुछ और ढंग से किए थे ना, हम अदर वे आई अडॉप्टेड इट, लेकिन दैट इज नाउ इट इज द राइट मैनुअल विच आई हैव फाइंड आउट। तो आप उसको ना देख लेना अकॉर्डिंगली, मैं जो प्रैक्टिकल्स की मैं आपको डेट दे दूंगा, ठीक है ना, जिस इस डेट का ये प्रैक्टिकल्स रहेंगे, तो आई विल गिव यू द एग्जैक्ट डेट। और अभी हम ये मैनुअल जो है ना, वी विल डिस्कस दैट मैनुअल ओनली कि क्या क्या है उसमें। तो ये लकली आई हैव फाउंड द राइट मैनुअल, ठीक है ना। तो अभी इसमें हम देखेंगे वन बाय वन, वी विल गो थ्रू इट। और कुछ क्या है आपका अभी, आपका मौसम बदल गया अभी, सीजन चेंज हो गया है? क्यों, यस सर। क्योंकि आपके उधर हार्वेस्टिंग हो गई है इसकी पैडी की? नहीं सर, हो रही है, आज आज से स्टार्ट है सर इधर हाँ, हमारे। सर कराते हैं पापा आज। अच्छा तो आपके अभी ये जो इतना जो चल रहा है इसका प्रोटेस्ट, क्योंकि मैं तो बार बार चीज़ को आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो तभी मैं डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव नॉट डिस्कस दैट। क्योंकि अभी जैसे इतना सो मच प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आप देख रहे हो ना। तो अभी आप आपके उधर किसी एरिया में कोई मंडी लगी हुई है, यानी कोई जहाँ गवर्नमेंट परचेज हो रही है? हाँ जी सर, लगी हुई है। लगी हुई है ना, तो हाँ उसमें जी। क्या कोई आपको फर्क थोड़ा पड़ रहा है, वहाँ जो गवर्नमेंट है उसको परचेज तो कर रही है ना, हाँ। यस। है ना। तो फिर हाँ जी। ये गवर्नमेंट, ये इनका जो प्रोटेस्ट क्या है, गवर्नमेंट तो परचेज, ये कहते थे कि शायद गवर्नमेंट परचेज नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो परचेज कर रही है, ठीक है ना। आप हाँ। मतलब उस एक्ट को थोड़ा सा पढ़ो, मैंने उसमें भी भेजा है अपने फेसबुक पे, मैंने बड़ा डिटेल्ड उसका जो है ना एक वीडियो भेजा है बड़ा, जिसमें बड़ा उसने एलेबोरेट किया है उसको कि क्या पहले क्या था, अब क्या फर्क पड़ेगा इनको। तो कोई फर्क नहीं है, मैं आए मतलब कोई वह पोलिटिकल नहीं कि सपोर्ट कर रहा हूँ किसी को, कितना अभी आपको देखो कितने दिन हो गए हैं, 28 डेज हो गए हैं फार्मर को प्रोटेस्ट करते हुए उस अगेंस्ट बिल के, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, फार्मर के अगेंस्ट नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं रिजल्ट्स आपको सामने दिखाई देते हैं कि जब मंडी में परचेज ही हो रही है, अब वो फार्मर को क्या है, फार्मर को एक फ्रीडम दी है कि वो अपना माल मंडी में नहीं बेचना तो बाहर जाके बेच ले कहीं भी, उसको क्या है, यही एक फ्रीडम दी है, और क्या दी है उसको। अब जब गवर्नमेंट परचेज तो हो रही है, गवर्नमेंट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग मतलब इन द डायरेक्शन। आज भी मैं मॉर्निंग में देख रहा था कि किसान बहुत ही नाराज हुए हुए हैं। चलो दैट इज अनदर इशू, क्योंकि ये आपके साथ रिलेटेड है, आप इसमें भी है, आपके ये जो प्रैक्टिकल मैनुअल भेजा है इसमें भी मैंने उसमें देखा है, मार्केटिंग का है ना आपका, आपका जो सिलेबस है उसमें मार्केटिंग का भी है। क्योंकि ये सारा जो आप अगर मैं आपका प्रैक्टिकल जो देखो, तो ये टोटल जितना भी प्रैक्टिकल है क्या कि फ्रॉम रेजिंग ऑफ द क्रॉप, आपको क्रॉप रेजिंग से लेके मतलब मार्केटिंग तक,
ठीक है ना, आपने प्रोड्यूस को मार्केट में भी लेके जाना है और फिर उसकी बैलेंस शीट बनानी है। यही है ना आपका जो क्यों आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो इसमें, मैं आपको समझाता हूँ ना सारा, ठीक है ना। Yes. आपका यस ये जो प्रैक्टिकल है यही है कि आपको क्रॉप्स ग्रो करनी है फील्ड में, और उसकी जितनी भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है ना, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो अडॉप्ट करनी है। फिर आपको हार्वेस्टिंग करनी है, जैसे उसमें दिया वो जो लास्ट हमने प्रैक्टिकल किया था, थ्रेशिंग करनी है, विनोइंग करनी है। फिर उस प्रोड्यूस को मार्केट में भी लेके जाना है कि मार्केट का आपको पता चले, क्योंकि आपका मार्केट का सब्जेक्ट भी है ना, तो इसलिए उन्होंने ये डाला हुआ है मार्केट का करना है। फिर उसकी आपको मतलब उस फार्म की, जिस फार्म में आपने इसको क्रॉप्स को ग्रो किया है, उसकी बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनानी है मीन्स उसका कॉस्ट एनालिसिस करना है कि आपको क्या मतलब उसमें फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो ये है एक्चुअल में जो आपका थ्योरेटिकल इसमें नहीं है। तो मतलब जितनी भी आपकी है जो आपने क्रॉप्स की खरीफ क्रॉप्स की स्टडी की थी, आप आपने खरीफ क्रॉप्स को एक्चुअल में प्रैक्टिकल मतलब उसका करना है, वो क्रॉप्स लगानी है। यही है ना, यही प्रैक्टिकल है आपका एक्चुअल में, ठीक है ना। अब हम Yes. एक्चुअल में तो कर नहीं पा रहे, लेकिन चलो हम थेरेटिकली या कैसी तरह से भी एक कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो कि क्या है, ये करना क्या है। तो ये जो मैनुअल मैंने आपको भेजा है, अभी हम इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये एग्जैक्टली सारा वो कवर करता है टोटली। अब देखो जैसे उसमें फर्स्ट अगर आप देखो आपका जो सिलेबस है उसमें जो प्लानिंग है, फिर मल्टीपल क्रॉपिंग है, तो ये प्लानिंग भी उसने सारी बताई है कि कितने एरिया में कितनी क्रॉप्स लगानी है, कितने में कितनी लगानी है, ये सारी प्लानिंग कर दी है। फिर मल्टीपल क्रॉप्स लगानी है आपको, ठीक है ना, चार चार क्रॉप्स भी इसने दिखाई है कि मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे लगानी है। तो ये है। फिर उसके बाद में आपका मैं फील्ड की प्रेपरेशन करनी है, तो फील्ड की प्रेपरेशन है, फिर उसकी सोइंग है, ठीक है ना, सोइंग। और फिर ये जो आपकी डिफरेंट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उसका, जैसे सीड ट्रीटमेंट करना है, फिर सीड ये फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करनी है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का भी है, फिर वाटर मैनेजमेंट है, फिर आपका इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल है, फिर डिजीजेस का कंट्रोल है, फिर उसके बाद में आपको क्या है, वीड कंट्रोल है, और फिर उसके बाद में आपको हार्वेस्टिंग करनी है, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर उसकी थ्रेशिंग करनी है। थ्रेशिंग का भी जो हमने उस दिन प्रैक्टिकल मैंने आपको पीपीटी दिखाई थी। फिर उसके बाद में विनोइंग करनी है, और फिर उसके बाद में आपको लेके जाना है मार्केट में, मार्केटिंग करनी है। यही है ना सारे स्टेप्स। और फिर उसमें लास्ट में आया है कि आपको एक बैलेंस शीट बनानी है उसकी। तो ये है सारा जो प्रैक्टिकल टोटली इसमें जो कवर किया हुआ है। तभी हम ये मैनुअल मैंने आपको भेज दिया, आप अकॉर्डिंगली उस मैनुअल के हिसाब से आप अपनी कॉपी जो है वो बनानी, इसको स्टार्ट कर देना। आपका तो मेरा एक ही है ना प्रैक्टिकल, ठीक है ना, Yes. ये है ना। तो आप इसको अभी बनाना शुरू कर देना, उसमें मैं डेट्स आपको दे दूंगा कि किस किस डेट का हम क्या क्या प्रैक्टिकल मतलब उसकी डेट्स लिखेंगे, सीक्वेंस बता दूंगा। सीक्वेंस तो वही रहेगा कि जैसे आपका सिलेबस है उसी हिसाब से हम सीक्वेंस से चलेंगे, वही प्रैक्टिकल्स सीक्वेंस वही रहेगा। सीक्वेंस में नहीं कोई चेंज आएगा, सिर्फ एक डेट्स का रहेगा कि किस किस डेट को कौन कौन सा है। तो वो मैं डेट यहाँ से देख के, जिस डेट को आपके ये लगे हैं प्रैक्टिकल्स, तो आज हम मतलब टोटली ये इसी कोई प्रैक्टिकल्स का ही डिस्कस करेंगे। फिर बाद में टाइम मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपका सिलेबस देखो तो सिलेबस तो अभी हम जो आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है, तो वो दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी कवर्ड, ठीक है ना। वो का फिर हम उसमें रिवीजन स्टार्ट करेंगे, आप ही उसमें पार्ट। आप तो मैंने तो काफ़ी कुछ आपको बता दिया, अब मैं आई आपसे पूछूंगा, अब आपको एक टॉपिक दे दिया करेंगे, वी विल डिस्कस इट, ठीक है ना। वो भी ओपन नहीं नोटबुक रहेगा, आप ओपन जो अपनी बुक से ही जो नोटबुक का जहाँ भी नोट किया है वहाँ से उसको देख के वी विल डिस्कस, कम से कम आपको कि ये टॉपिक्स जो हैं कवर हों, क्लियर हों, ठीक है। तो अभी हम क्या है कि वही वाला जो मैनुअल है वी विल डिस्कस दैट मैनुअल, मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको।
तो ये है, ये आपका ये आ गया ना, ये आप देख रहे हैं, और इट इज क्लियर टू यस यू सर, ना? देख रहे हैं। ये प्रैक्टिकल यस सर। मैनुअल बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ये है। अब ये है इसका, और ये मेरे को मॉर्निंग में मिला था। अब ये देखो, यही है, ये आपके जो जो प्रैक्टिकल्स हैं यही है, देखो, क्रॉप प्लानिंग एंड रेज्ड फील्ड क्रॉप्स इन मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल यही है। तो ऐसे ही हम जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो इसी तरह से रहेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल यही रहेगा, क्रॉप प्लानिंग एंड रेज्ड फील्ड क्रॉप्स इन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ये मैंने आपको क्रॉप प्लानिंग, ठीक है ना, ये सारा मैंने बताया था कि क्रॉप प्लानिंग क्या होता है, आपको एक पूरी पीपीटी दिखाई थी। फिर मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, ठीक है ना, इसका मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किए थे कि ये क्या है एक्चुअल में। और फिर आपको ये कंसेप्ट को जान के फिर आपको उस फील्ड की प्लानिंग करनी है। अब हम देखेंगे आगे जो कि आपको प्लानिंग करनी है कि आपको कितने एरिया में क्या चीज़ लगानी है, फिर कौन कौन सी क्रॉप लगानी है, ठीक है ना। तो ये फिर आगे फील्ड लेआउट, आगे फील्ड लेआउट है, प्रेपरेशन, सीड ट्रीटमेंट, ठीक है ना, जो सीड की ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर ये नर्सरी रेजिंग एंड सोइंग, ठीक है, ये आपका सेकंड है। ये उसमें भी ऐसा ही है। फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है, अगर आपको ये कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अभी आपके तो चलो ये है ही नहीं है इसमें। तो ये जो आपके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का यही होता है कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, लेकिन किस किस तरीके से फर्टिलाइजर डालना है, वो उसके डिफरेंट जो एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस है, ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है ना, फिर ड्रिलिंग है, फिर बैंड प्लेसमेंट है। तो ये सब जो है उसमें फिर फोलियर स्प्रे रहता है, फोलियर भी स्प्रे करते हैं ना हम। तो ये है। फिर आगे मैं आपको देखो तो फिर नेक्स्ट इज दी वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट का यही है कि हाउ मच इरिगेशन इज टू अप्लाई। तो अगर माइक्रो इरिगेशन से करना है, जैसे ड्रिप इरिगेशन होता है, माइक्रो इरिगेशन होती है वो, तो मतलब आपको टू सेव दी वाटर, वाटर मैनेजमेंट है ये। देखो ना, ये वर्ड क्या है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फिर देन वाटर मैनेजमेंट। मतलब ये एक यही नहीं है कि आपको सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही अप्लाई करना है, भी किसी तरीके से आपको मैनेजमेंट करनी है, उसका कंट्रोल करना है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वेस्ट ना जाए, ठीक है ना। और न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना जाए, ये मैनेजमेंट का मतलब तो यही है ना। ये नहीं है कि आपको न्यूट्रिएंट्स, फिर उसका है कि सॉइल के बेस पे करने हैं। यू हैव टू मतलब अप्लाई दी फर्टिलाइजर ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल टेस्ट, ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। और फिर उसमें कितना फर्टिलाइजर जो ऑर्गेनिक डालना है, कितना आपको ये केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने हैं, तो यहाँ ग्रीन मैन्योरिंग करनी है, ये सारी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। क्योंकि इसी पे ही पैसा, नहीं तो जो फील्ड में काफ़ी जो कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, वो फर्टिलाइजर की बहुत सी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आप टोटल में देखें तो जो कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर इज मच मोर देन द अदर ऑपरेशंस। फिर ये वाटर मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट का भी है कि आपको यू हैव टू सेव द वाटर, और जितनी भी कम हो उसको वाटर, जुडिशियल यूज ऑफ वाटर, इसको मतलब ये कहते हैं वाटर मैनेजमेंट का। यू आर अंडरस्टैंडिंग ना जो जो चीजें मैं कह रहा हूँ ये, ठीक है ना। यस सर। हाँ, ये सब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं आप लेके ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इनका, इसका मतलब क्या होता है। वाटर मैनेजमेंट का मतलब यही है कि टू हैव द जुडिशियल यूज ऑफ वाटर, वाटर की वेस्टेज ना हो। और आप देख रहे हो कि ऐसे ही पानी देते हैं जब व्हेन द क्रॉप डजंट रिक्वायर इट, तो आप वाटर वेस्टेज ही है ना, वो दूसरा क्रॉप भी फेल हो जाएगी अगर आप उसको एक्सेस वाटर दोगे, ठीक है। तो ये आपको सॉइल का मॉइस्चर देख के उसका कैसा कंडीशंस हैं आपकी क्रॉप की या आपकी जो फील्ड की, तो तभी आपको पानी देना है। फिर आपको माइक्रो इरिगेशन से देना है। माइक्रो अगर हम इरिगेशन देते हैं जैसे है, तो is the- अगर आप चैनल से देते हैं, ओपन चैनल से, जैसे आपने एक ट्यूबवेल लगाया है, उसके बाद में आपने उसको जो चैनल्स बनाई हुई हैं, जो पक्का चैनल्स नहीं है, कच्चा चैनल्स है, तो कितना पानी तो वो वेस्टेज हो जाएगा, सीपेज ही हो जाएगी। जहां तक आपको लेके जाना तो रास्ते में कितनी सीपेज हो जाएगी। लेकिन आजकल ये वाला मेथड बहुत ही कम है, बहुत वहां पे है जहाँ पे आपका रिवर वाटर मतलब से है, तो वहां पे अंडरग्राउंड उन्होंने चैनल्स बनाई हुई हैं, पक्का चैनल्स। तो यहाँ पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पानी देना होता है, वहाँ का वो वॉल खोल देते हैं। जैसे आपके घरों में, जो आप शहरों में रहते हैं, जहाँ पे आता है तो वो एक जो
ट्यूबवेल मैन होता है, वो मतलब करके पर्टिकुलर उस एरिया को सप्लाई कर देता है, तो वहाँ का वाल्व खोल देता है। ऐसे ही फील्ड में भी सब वाल्व लगे होते हैं अलग अलग फील्ड में, उसकी सारी जो बनी हुई है जो चैनल्स है, पक्का चैनल जहाँ उसमें पाइप्स बिछाई हुई हैं, तो वो पर्टिकुलर उस पॉइंट को खोल देता है और उस खेत को उस पर्टिकुलर जो है उसको पानी लगता है। तो ये वाटर, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टू सेव द वाटर। तो ये इसके भी बहुत ज़्यादा जैसे ग्रेट इम्पोर्टेंस इसको दे रहे हैं आजकल वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है ना। वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी काफ़ी कर रहे हैं कि पानी, क्योंकि वो इसलिए है पंजाब में अभी आपको पता है, अभी कल परसों मैं पढ़ रहा था कि दे आर वेरी वरीड कि जो पानी नीचे ग्राउंड लेवल है बहुत कम होता जा रहा है। अभी भी आप देखो कि रेनफॉल इतनी मतलब सफिशियंट नहीं हुई, अभी भी रेनफॉल जो रेनी सीजन था 27% जो हमारी ये जो रेनफॉल है इस बार कम है, लेकिन बाकी एरिया में सुपर फ्लस बहुत ज़्यादा रेन हो गई है, एक्सेस रेन हुई है। लेकिन पंजाब में इसका मतलब कि उसकी पानी की चार्जिंग जो है उतना रिचार्ज नहीं हुआ जितना हमने उसको यूज़ किया है, डिस्चार्ज हुआ जितना। तो मतलब है कि आने वाले टाइम में ये इस विल बी द ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द पंजाब। तभी तो ये इन्होंने जो राइस का आपने देखा है कि राइस का ये जो डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस है, डायरेक्ट ऑफ सोइंग ऑफ राइस को बहुत पॉपुलर किया है इस बार कि जैसे ट्रांसप्लांट करनी है आपको और डायरेक्ट तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे आए हैं। तो ये इससे भी इसीलिए की है। तो नेक्स्ट ये है वीड मैनेजमेंट, ठीक है ना। वीड मैनेजमेंट का तो आप यू नो ऑल अबाउट इट कि वीड मैनेजमेंट का यही है टू कंट्रोल द वीड्स, क्योंकि वीड्स जो है they compete with the crops and there is a loss to the, they take the nutrients which are being supplied to the crop, ठीक है ना। तो वो they compete with the main crops, तो इसलिए जो उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो then there is loss in production of the क्रॉप्स, जो आपकी यील्ड होगी। तो ये वीड मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये वीड मैनेजमेंट है, तो इसको हाउ टू कंट्रोल इट, इसके जो आपका जो मैनुअल मेथड रहता है, तो डिफरेंट मेथड्स हैं ना, एक मैनुअल रहता है, फिर कल्चरल मेथड्स रहते हैं। अगर हम पर्टिकुलर उसको रोटेशन बेसिस पे करते हैं तो वो कल्चरल मेथड रहता है। तो देन इज द केमिकल स्प्रे, ठीक है ना। केमिकल स्प्रे करते हैं, जहाँ बायोलॉजिकल कंट्रोल से भी करते हैं, आजकल केमिकल कहते हैं नहीं करना। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू कंट्रोल द वीड्स बाय बायोलॉजिकल मेथड। आजकल बायोलॉजिकल मेथड्स के ऊपर बहुत दे रहे हैं। और फिर इसका है कि अदर्स जो हैं अदर देन केमिकल्स, जो दूसरी स्प्रेज हैं वो भी आ गए हैं, तो यू कैन कंट्रोल दो वीड्स। देन इज मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस और क्रॉप्स। तो यही भी मैनेजमेंट का मतलब यही है कि दी कंट्रोल दी इंसेक्ट पेस्ट, उनको विद दी अफेक्टिव मैनर के साथ इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करना है। तो इसमें भी डिफरेंट मेथड्स आर, बायोलॉजिकल भी है और केमिकल स्प्रे भी है, ठीक है ना। और डिजीजेस को भी कंट्रोल करना है व्हेन एवर दी डिजीज अपीयर। जब आपकी इंसेक्ट पेस्ट आता है तो देखना कि इतना अटैक कर देता है क्रॉप्स के ऊपर कि क्रॉप्स गेट फेल्योर्ड। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते तो यू हैव टू टेक द इमीडिएट स्टेप्स टू कंट्रोल दोज इंसेक्ट पेस्ट व्हेन एवर दे अपीयर। तो नहीं तो उनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो दे विल डिस्ट्रॉय द क्रॉप। और ऐसे ही डिजीजेज हैं, तो डिजीजेस का भी यू हैव टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको अप्रोप्रिएट टाइम पे वो एक्शन लेना पड़ेगा टू कंट्रोल जोन डिजीजेस। तो नेक्स्ट ये कम्स द हार्वेस्टिंग स्टेज, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग का भी आपको देखना है कि व्हेन डज द क्रॉप मैच्योर। और हर क्रॉप का एक हार्वेस्टिंग एक इंडेक्स होता है, इसको कहते हैं मैच्योरिटी इंडेक्स, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, कि उसका क्या हार्वेस्टिंग इंडेक्स रहेगा। तो वो उसको आपको देख के एट द राइट टाइम आपको उसको क्रॉप को हार्वेस्ट करना है। अगर आप उसको अर्ली करते हो तो देन देयर इज द मोर मॉइस्चर कंटेंट इन द ग्रेन्स एंड दैट क्रॉप विल बी रिजेक्टेड बाय द मार्केटिंग कमेटी, ठीक है ना। अगर आप उसमें मॉइस्चर कंटेंट है तो वो आपको उसका प्राइस कम मिलेगा, देन यू हैव टू वेट एंड गेट ड्राई दोज grains in the market to get the appropriate price for that.
तो ये भी हार्वेस्टिंग राइट टाइम पे करोगे। अगर आप लेट करते हो तो देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ लेट? आप बता सकते हो कि अगर आप लेट करते हो हार्वेस्टिंग तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? लेट करते हो तो हार्वेस्टिंग का, अगर लेट करते हो तो क्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? कुछ बताओ हिना। हाँ जी। अगर हार्वेस्टिंग लेट करते हो क्रॉप की तो क्या, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स व्हिच यू आर गोइंग टू हार्वेस्ट? सपोज कर लो जैसे अभी राइस ही था, राइस को अगर आप डिले, अगर राइस को नहीं काटते तो क्या होगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द क्रॉप? कुछ तो समथिंग यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट ना कुछ तो बताना चाहिए कि क्या होगा। एनीथिंग यू नो अबाउट इट, आपके कोई दिमाग में हो, कुछ भी हो, चलो गलती बोल दो। हाँ विल बी स्प्राउटिंग्स ना, उस पे फिर स्प्राउटिंग्स आ जाएंगी। हाँ, जिससे स्प्राउटिंग आ जाएंगी। अगर सुबह कल रेनफॉल हो जाता है तो स्प्राउट हो जाएगा। देखो दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो है कि शेटरिंग हो जाएगी, जो आपका जो ग्रेन्स है वो नीचे गिर जाएंगे। मच्योर है ना, उस जरा सा भी उसको हाथ लगाओगे तो वो सब नीचे गिर जाएंगे। तो दैट विल बी दी लॉस। ठीक है ना वो। और दूसरा है कि जो ग्रेन्स हैं वो स्टेबल्ड हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पक जाएंगे अंदर से। तो मतलब है कि मॉइस्चर कंटेंट्स थोड़ा सा रहना चाहिए उसमें, क्योंकि उसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद आपने उसका क्या करना है, थ्रेशिंग करनी है। ठीक है ना। फिर उसकी जो इसके जो ऊपर से निकालते हैं हस्क, जब मिलिंग करते हैं, मिलिंग, तो मिलिंग करते हैं तो वो मिलिंग में करेगा नहीं, वो टूट जाएगा सारा ग्रेन, क्योंकि वो ज़्यादा पका होगा। तो मतलब अगर आप उसमें मार्केट में लेके जाओगे, अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है तो देन इट इज आल्सो रिजेक्टेड। ठीक है ना। तो वो हो जाओ। फिर ये थर्ड चीज जो स्प्राउट का आप कह रहे हो, ये मैं एक बार हुआ था, वन टाइम इट हैज हैपेंड इन केस ऑफ वीट। आपने, यू मस्ट बी नोइंग दैट इन 83 84, आप पता नहीं, आपका तो बर्थ तो बहुत बाद का है ना। तो 83 84 में बहुत जो वीट के हार्वेस्टिंग के टाइम पे बारिश बहुत पड़ गई थी। तो वीट के हार्वेस्टिंग में बारिश पड़ गई थी, उन्होंने दे हैव हार्वेस्टेड द वीट एक्चुअली, बट दे वर नॉट एबल टू, थ्रेशिंग वाज नॉट परफॉर्म्ड। तो वो क्या है कि जैसे वो बल्लियां बना के रखी होती है वो फील्ड में ही पड़ी रह गई, और बारिश बहुत पड़ गई, तो वो क्या हुआ कि वो जो गेहूं थी वो वहाँ ही उग गई, फिर दोबारा जर्मिनेट हो गई, और उसका जो ग्रेन था वो बहुत ब्लैक हो गया। तो क्वालिटी। फार्मर को बड़ा लॉस हुआ था कि दैट क्रॉप वाज रिजेक्टेड, उसका प्राइस, क्योंकि दैट वाज ऑलमोस्ट डिट्यूरेटेड। ठीक है ना ग्रेन। तो इसका मतलब है कि हार्वेस्टिंग, यू हैव टू डू दी हार्वेस्टिंग एट द राइट टाइम। ये है इसका कहने का। हार्वेस्टिंग तो है ही है कि हार्वेस्टिंग आपको करनी, बट व्हेन यू हैव टू डू दी हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी जितने भी ऑपरेशंस हैं, आप स्टार्टिंग से लेके, मैं यही आपको आज थोड़ा सा इस पे बताना चाह रहा हूँ कि एवरी ऑपरेशन हैज इट्स इम्पोर्टेंस। क्योंकि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हर एक चीज़ का फंक्शन एक राइट टाइम पे होना चाहिए, तो सेम ऐसे ही है। अगर हम ये जितने भी ऑपरेशंस हैं उसमें को डिले करते हैं तो इट अफेक्ट्स दी अल्टीमेटली द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, एंड ग्रोथ अगर क्रॉप की अफेक्टेड होगी तो इट विल अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। तो प्रोडक्शन पे ही तो हमारा जो अल्टीमेट एम है, जब फार्मर का जो एम रहता है वो यही है, टू गेट द बेटर यील्ड। तो ये इसलिए क्या करता है ना इतना कुछ, तो टू गेट द बेटर यील्ड। ये तो नहीं है कि उसका दिस इज ये हिज हॉबी कि वो क्रॉप्स लगा ला, मेरी तो हॉबी है, मैं यहाँ प्लांट्स लगाता रहता हूँ घर पे। तो लेकिन उसकी हॉबी नहीं है ये, उसकी हॉबी, उसका तो ये सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है ना। तो मतलब उसका अल्टीमेट एम जो है टू गेट द बेटर प्रोड्यूस एंड बेटर इनकम, यही है ना उसका। तो आगे नेक्स्ट जो आता है वो है दैट इज द थ्रेशिंग, ड्राइंग, विनोइंग एंड स्टोरेज। ये मैंने आपको उस दिन काफ़ी इसके ऊपर दिखाया था कि थ्रेशिंग कैसे होती है, ड्राइंग कैसे करते हैं, फिर विनोइंग कैसे करते हैं। तो देन कम्स दी स्टोरेज। ठीक है ना। स्टोरेज जो है, जैसे एफसीआई है वो उसको स्टोरेज करती है। तो आपने जैसे स्टोरेज का आपको भी शायद मैंने कराया, वेयर हाउस, स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन हैं, उसमें भी स्टोरेज होती है। फिर गोडाउन्स हैं, अगर फार्मर के गोडाउन्स हैं तो गवर्नमेंट के गोडाउन्स हैं।
तो दे आल्सो डू दी स्टोरेज ऑफ दैट क्रॉप, ये नेक्स्ट स्टेप पड़ता है। देन इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके सब्जेक्ट के साथ भी रिलेटेड है, आपने देखा होगा कि मार्केटिंग, ये अभी आप जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग एंड प्राइस का जो आपका सब्जेक्ट है, तो मार्केटिंग ऑफ द प्रोड्यूस अल्टीमेटली आपको मार्केट में लेके जाना है प्रोड्यूस को, ठीक है ना। तो ये आपका एक है एंड पॉइंट कहेंगे इसको, कि जहां आपको अपना प्रोड्यूस लेके जाना तो गेट दी बेटर प्राइस। तो फिर है कि आपको जो मार्केटिंग ऑफ द प्रोड्यूस, अब इसी मार्केटिंग और प्रोड्यूस के ऊपर ही तो सारा फार्मर्स का एजिटेशन हो रहा है, और ये जो बिल्स भी बने हैं ये मार्केटिंग और प्रोड्यूस पे ही है। मार्केटिंग और प्रोड्यूस का मतलब ये है कि अब जो कर दिया है कि जहाँ तो आप प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच दो, ठीक है ना, तो जहाँ आप उसे ऐसे गवर्नमेंट मंडी में ले जाओ। जैसे अभी मंडी जो लगी हुई है, तो मंडी में आपको जो है फेयर प्राइस मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्राइवेट ट्रेडर्स आपको अच्छा प्राइस दे रहा है, तो भाई यू शुड नॉट गेट एग्रीमेंट विद हिम एंड गेट द बेटर प्राइस। यही तो फार्मर्स को कह रहे हैं कि अगर आपको कोई अच्छा प्राइवेट ट्रेडर्स को पैसा दे रहा है, आपकी आपकी ये जो है प्रोड्यूस, ये आपकी चीज है, आपका राइट है इसको सेल करने का, तो यू गेट द बेटर प्राइस और उसको वो अच्छे दाम पे इसको बेचो। यही कर रही है ना गवर्नमेंट, तो यही कर रही है। तो ये है मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस। इसमें भी बड़ी मतलब इंटेलिजेंसी से काम लेना है कि आपको मार्केटिंग, अगर तो फार्मर हैज द होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब कि अगर तो फार्मर उसको अपने पास गोडाउन में रख लेता है, आप सपोज कर लो ये राइस है, जैसे राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो राइस प्रोड्यूस को अगर वो अपने घर में रख लेता है, अगर उसके पास कैपेसिटी है इतनी, एक तो स्टोरेज कैपेसिटी की बात है, और दूसरा है कि उसकी जो मतलब कैपेसिटी फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे के साथ रिलेटेड, कि अगर वो अपना वो खर्चा अगला चला लेता है विदाउट सेलिंग इट, अपने फैमिली एक्सपेंसेस जो है उसको मीट कर लेता है, तो वो उसको रख सकता है, ठीक है ना, उसको रख सकता है। यही गवर्नमेंट कह रही है कि आप उसको रख लो, फिर जब आपका जैसे प्राइस बढ़ता है, क्योंकि नेचुरली है कि अभी जब मार्केट में इसकी सप्लाई आएगी तो आपको रेट उतना नहीं मिलता, आपको वही रेट मिलता है जो गवर्नमेंट दे रही है रेट। लेकिन जब बाद में आप ऑफ सीजन में बेचोगे, अभी आप इसी राइस को, इसी पैडी को आप जाके जनवरी फरवरी में बेचते हो, ठीक है ना, तो आपको बेटर प्राइस मिलेगा। प्राइवेट मंडी मंडी में नहीं वो बिकेगा, क्योंकि मंडी तो होगी ही नहीं उस टाइम। तो आप किसी प्राइवेट ट्रेडर्स या किसी और के साथ एग्रीमेंट करके उसको सेल करोगे, तो यू विल गेट द बेटर प्राइस। तो ये डिपेंड करता है फार्मर की या अपनी होल्डिंग कैपेसिटी पे, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है उसको होल्ड करने की, अपने एक्सपेंसेस बियर करने। तो यही है मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस, कि whether he has to take the market produce to the market, or जहाँ he has to hold the produce for and wait for the future to get the better price, को अच्छा टाइम उसको आता है। So next is the emphasis will be given to on seed production, mechanization, ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये शायद आपके उसमें सिलेबस में नहीं है। एम्फेसिस विल बी गिवन टू सीड, अगर आप देखो निकाल के, तो ये मेरे ख्याल नहीं है आपके सिलेबस में कि ये, यस लेकिन सर। चलो मैं इसका बता दें, एम्फेसिस आपका ये मार्केटिंग और प्रोड्यूस का है, और नेक्स्ट फिर यही आ जाता है बैलेंस शीट। ये बीच वाले दो जो प्रैक्टिकल्स हैं ये वाले, ये आपके उसमें नहीं है दिए हुए। तो ये भी, ये गुड एम्फेसिस विल बी गिवन टू सीड प्रोडक्शन। अब देखो ये क्यों डाला है उन्होंने, व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो अभी क्या हो रहा है कि आप देखो तो अभी गवर्नमेंट इज इंसिस्टिंग दी फार्मर्स, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि फार्मर्स शुड प्रोड्यूस देयर ओन सीड, अपना सीड खुद प्रोड्यूस उसको करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये भी उसकी टू कट दी हिज कॉस्ट, उसकी जो है कीमत उसकी इनपुट की कम है। क्योंकि अभी तो क्या होता है कि वो सीड जो है, जैसे आपने उस दिन देखा होगा किसान मेले में, तो वहां से वो सीड लेके आता है पीएयू से, जो सीड है एक तो उनको महंगा मिलता है, ठीक है ना। दूसरा है कि अभी आपने देखा होगा कि अभी पीछे आपने, पता नहीं आप पढ़ते नहीं हो कम उसमें, कि ये सीड में जो है बड़ा फ्रॉड हुआ है, सीड उनको प्रॉपर प्योर सीड नहीं मिला। मेरे कल इसकी बात थी शायद राइस सीड की,
तो सीड जो है प्योर नहीं मिला उसमें, दैट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड साइंटिफिकली। तो अब ये कह रहा है कि आपको जो सीड प्रोड्यूस करना है, ये सीड प्रोडक्शन का भी शायद मैंने आपको बताया हुआ है कि हाउ टू प्रोड्यूस दी सीड, उसके लिए अलग से रहता है। ये नहीं है कि जनरल जो प्रोडक्शन रहती है और जो सीड प्रोडक्शन रहती है उसके अलग सिस्टम है। तो अगर वो सीड अपना प्रोड्यूस कर लेता है और नेक्स्ट टाइम ही विल सो दैट सीड, ठीक है ना, एक तो उसको खुद को उसमें विश्वास होगा, he will have the faith in that seed which he has produced himself, ठीक है ना, तो that have the better germination। और इसलिए ये इसको कह रहे हैं कि अभी ये गवर्नमेंट इसी पे इंसिस्ट कर रही है। ये मेरी चीज को ये आप यू आर अंडरस्टैंडिंग ना इट? यस सर। हाँ, ये क्या है कि इस पे बहुत ज्यादा अभी गवर्नमेंट स्ट्रेस दे रही है कि सीड अपना खुद तैयार करो, यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, ठीक है ना। अब सीड जो फार्मर है वो प्रोड्यूस कर सकता है विद सम केयर, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। देन मैकेनाइजेशन, ये मैकेनाइजेशन तो आपको पता ही है, मैकेनाइजेशन होता है ये एक्चुअल में कि मैकेनिकल वे से आपको प्रोडक्शन लेनी। जैसे आपका ये सारा मैकेनाइजेशन में आता है, ट्रैक्टर से जो कल्टीवेशन करते हो, थ्रेशिंग करते हो मशीन से, हार्वेस्टिंग करते हो मशीन से, तो ये सारी मैकेनाइजेशन है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। रिसोर्सेज कंजर्वेशन यही है जो मैंने आपको बोला था कि पानी, पानी आपका रिसोर्स है, ठीक है ना, इसकी कंजर्वेशन करनी, वाटर हार्वेस्टिंग करनी, ठीक है ना, ये दिस इज दी रिसोर्सेज कंजर्वेशन, वाटर की कंजर्वेशन करनी, वाटर का जो हार्वेस्टिंग करनी टू कंजर्व दी वाटर फॉर फ्यूचर यूज। और जैसे कि हमारा दो ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है दैट इज डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, आपने देखे होंगे। एक तो जैसे हमने वहाँ पे प्रैक्टिकल किया था जिसमें हमने ड्रम लेके उसमें ऊपर जो रूफ का पानी था उसको हार्वेस्ट भी किया और उसको उससे क्या हुआ, कंजर्व भी किया। तो कंजर्व करने से क्या होता है कि वाटर टेबल जो पर्टिकुलर उस एरिया का है वाटर टेबल बढ़ जाता है। और जो वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि एक बड़े बड़े पॉन्ड्स बना लेते हैं, जैसे आपके विलेज लेवल, तो जब बारिश आती है उसको पक्का कर देते हैं पॉन्ड्स को, तो पानी जब आता है या बारिश आती है तो दैट वाटर इज कंजर्व्ड। और फिर जब ये समर सीजन आता है तो दैट वाटर इज यूज। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग है। ऐसे ही बड़े बड़े और टैंक्स बना के उनको कवर कर देते हैं, दे कवर देम एंड दे यूज इट इन द स्केर्सिटी पीरियड। एंड दैट इज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से कुछ बता सकते हो? ये आपने पढ़ा भी होगा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये इससे पहले भी आया, पहले ऊपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आया था, अब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। इसका क्या कुछ है, एनी आइडिया यू हैव अबाउट इट? इंटीग्रेटेड से क्या मतलब है? आजकल इस पे भी बड़ा दे आर गिविंग द स्ट्रेस ऑन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का बताएंगे कुछ, एनीथिंग यू नो अबाउट इट? कि एक बैलेंस्ड वे में यूज करना फर्टिलाइजर्स को। हाँ, और एक तो हाँ ये बैलेंस वे में भी है, और ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब डिफरेंट फर्टिलाइजर यूज करने। जैसे इसमें मैं आ जाता ना केमिकल फर्टिलाइजर, देन बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, जैसे सीड इनॉकुलेशन करते हैं हम तो वो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है। देन ये आप न्यूट्रिएंट्स जो अप्लाई करते हो थ्रू दी फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है ना, और फिर ये अपना जो वर्मी कंपोस्ट है इससे, तो ये सारे ये है, दिस इज दी, मतलब अकेला केमिकल फर्टिलाइजर नहीं अप्लाई करना, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड होना सभी तरह के, एवरी टाइप ऑफ, आप जैसे ग्रीन मैन्योरिंग करके भी यू कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जैसे ग्रीन मैन्योरिंग आप इसकी कोई भी क्रॉप है उसको जैसे काउपी है, फिर ये जंतर मंतर है, ढांचा है, ठीक है ना, इनको आप यू ग्रो इन द फील्ड एंड देन एट अबाउट 1 or 2 months after that you incorporate in the soil and that increase the soil structure and soil fertility। दोनों चीजों को वो अफेक्ट कर देता है ना, तो दैट इज दी, ये भी उसमें ही आता है, दैट इज ग्रीन मैन्योरिंग। तो ये है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देन इन सेक्स पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजीज के बारे में, वहाँ तो ऊपर तो मैनेजमेंट था ना, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज हैं। टेक्नोलॉजीज मीन्स कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं
आजकल बहुत सी ये मतलब इंसेक्ट पेस्ट की ये नहीं है कि डायरेक्ट ये स्प्रे से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। कि आजकल क्या करता है कि फार्मर्स जहाँ ये मैं ये सब मैं बताऊं, मैं आई शुड नॉट यूज दोज वर्ड्स, क्योंकि मैं तो सीधा कह देता हूँ, ये चीज़ें कहनी नहीं चाहिए। ये आपका जो इंसेक्ट पेस्ट और ये जैसे आपके अभी की केमिस्ट शॉप खुली है, केमिस्ट शॉप हम्म खोली है, तो वो केमिस्ट शॉप तो सिर्फ आपका प्रॉफिट लेने के लिए है ना, हम्म ओनली टू सेल देयर मेडिसिन। ये जितनी भी आपकी ये केमिस्ट के जो जितनी भी मतलब ये मेडिसिन हैं, जहाँ बड़ी बड़ी जो जितनी भी कंपनीज हैं, तो वो क्या करती हैं कि दे आर प्रोड्यूस मेडिसिन, ठीक है ना। और हम्म फिर डॉक्टर्स के साथ उनका नेक्सस है, दे हैव द नेक्सस विद द डॉक्टर्स, कि वो आप पर्टिकुलर आप किसी को बीपी है भी नहीं है, लेकिन दे गेट उनका उनके साथ जो जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उनके साथ टाई अप है, ठीक है ना। दे हैव द टाई अप विद कि इसका बीपी आपने निकालना ही है। बीपी तो चलो नहीं हो, वो तो वहीं पे पता चलता लेवल है, ठीक है ना, जहाँ आपके ब्लड के बाकी जो सैंपल्स हैं। मेरे को ये चीज़ कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको कि ये दे हैव द नेक्सस विद देम, ये उनका टाई अप है कि आप जो ठीक आदमी है उसको भी बीमार बना देते हैं वो, ठीक है ना। यस टू सेल देयर मेडिसिन, कि वो अपनी मेडिसिन बेचने के लिए। और ये बड़ी बड़ी जो कंपनी, आज कल मैं ये पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में था, दिस वाज इन द न्यूज़पेपर, कि ये आपका रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, अगर आपने सुना हो रेड क्रॉस सोसाइटी, यस ये सर इसके साथ हेल्थ के साथ डील करती है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने इसको बड़ा सीरियस लिया है। मतलब जो मेडिसिन केमिस्ट शॉप पे बिकती हैं, अभी मैं आपको ये डिस्क्लोज करने वाला हूँ कि 10 रुपए का उसकी सपोज का एक पैकेट है। इवन इतना मार्जिन है कि 10 रुपए का सेल प्राइस है उसकी। जो फैक्ट्री है वो उसको 10 रुपए में बेच रही है, लेकिन उसके ऊपर जो एमआरपी लिखी होती है जिसपे आप खरीदते हो, वो 120 रुपए की है। 10 रुपए यस की सर जो मेडिसन है 120 रुपए में आपको दे देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि एक तो आपको बीमार करते हैं पहले, फिर आपसे फिर आपसे जो मेडिसिन हैं वो भी 10 रुपए की जगह 120 रुपए, मतलब दोनों तरफ से आपका नुकसान करते हैं यही चीज। तो यही ये है, ये जो इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, तो मतलब ये है कि ये जितने भी अभी कितने स्प्रे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है कितने भी ये इंसेक्टिसाइड है उनको बैन कर देती है। हर बार लिस्ट आती है कि यू शुड नॉट सेल दीज इंसेक्टिसाइड्स बिकॉज दे आर द इंजूरियस टू द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है ना। आदमी की सेहत के लिए अभी आप जितनी भी आपको मैं बता दूं कि मैं नहीं ये खा रहा चीज़ें, अभी आप जितनी पालक आपके मार्केट में आ रही है, जिसको आप बहुत ही अच्छी सब्जी खा के समझ के खा रहे हो कि दिस इज द ग्रीन वेजिटेबल वी आर कंज्यूमिंग, उसमें अभी ये दे हैव डिस्क्लोज्ड इट, और इसमें एनालिसिस हो गया है कि उसमें कैडमियम जो एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेड बहुत है उसमें, क्योंकि ये उस पानी में लगाया जाता है जहाँ पे पानी जो है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। अगर आप जैसे ट्यूबवेल का आप पानी लगाते हो तो वो पानी, और एक जो सीवरेज का पानी है जहाँ जो गंदा पानी है फैक्ट्रीज का पानी है, वो उस पानी पे ये उस पानी से इसको ग्रो कर देते हैं। और फिर इसके को इंसेक्ट पेस्ट लगाते हैं, तो उससे क्या है कि आपका आप तो समझते हो ग्रीन वेजिटेबल आयरन आपके अंदर जा रहा है, तो आयरन नहीं जा रहा, आयरन की जगह दो दूसरे जो लेड है, ठीक है ना, जो आपके अंदर जाके जम जाएगा, तो वो आपके अंदर भी जा रहा है साथ में। तो इसको खाने से पहले आप सोच समझ के खाना कि एक तो है, मैं आज आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि कभी भी ऑफ सीजन कोई सब्जी ना खाओ, ना अर्ली ना लेट। जो इन बिटवीन सीजन आता है, जैसे अभी ये नवंबर के महीने के बाद जो टाइम आएगा, तो दैट विल बी द पीक पीरियड। उसमें जो है कि दे हैव नॉट टू ऐड ऑल दीज थिंग्स, उनको इतनी मतलब नहीं डालनी पड़ती, तो दैट विल बी द प्योर क्रॉप। आप उसको खाओगे तो जो आपकी हेल्थ जो है वो बची रहेगी। नहीं तो ये सब चीज़ें आप जहर ही खा रहे हो, पॉइजन, सब्जी नहीं खा रहे, ठीक है ना। तो ये आप अपने पेरेंट्स को मम्मी ओके पापा को बताओ जितना हो इसको अवॉइड करो। आप वो तो आपको हरी हरी करके ले आता है, हरी भी पता नहीं कैसे की होती है उन्होंने, बहुत ज़्यादा। मार्केट में जाते हो तो आपको लगता है कि ये तो बड़ी ग्रीन है, बहुत ज़्यादा है। आप देखते हो ना आजकल पालक आ रहा है तो कितना ग्रीन ग्रीन आ रहा है वो,
So I don't know Yes. कि what they are doing and how they are raising these crop. कई बार मैं तो मेरा जो ब्रेन है नहीं चलता इसमें कि how they are raising these crops, कहाँ इसको वो उगा रहे हैं, कहीं लेबोरेटरी में उगा रहे हैं या कहाँ उगा रहे हैं, फील्ड में तो नहीं ऐसे उगा सकते ऐसी क्रॉप को, ठीक है ना। तो ये जो है तो यही है, ये इसका यही कह रहे हैं कि इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मींस कि दिस इज नॉट द वे कि हम स्प्रे से ही मतलब इस इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अदर टेक्नोलॉजीज बहुत सी हैं जो डेवलप करनी है कि बियॉन्ड दिस स्प्रे वी शुड डेवलप दोज टेक्नोलॉजी विद विच वी कैन रेज द क्रॉप्स बिकॉज दिस आर केमिकल्स आर हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को भी देखना है ना, सब्जी अकेली थोड़ा प्रोड्यूस करनी है, क्रॉप ही अकेली प्रोड्यूस थोड़ा करनी है। आप देखो कि अगर आप यू आर टेकिंग दिस ग्रेन, ठीक है ना, व्हीट का ग्रेन खा रहे हो, आटा खा रहे हो, तो अगर आप उसकी जगह साथ में पॉइजन भी खा रहे हो तो देन व्हाट विल द यूज, व्हाई द गवर्नमेंट इज देयर, तो गवर्नमेंट शुड चेक इट। अभी ये गवर्नमेंट को जो सब चीज़ें पता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज आल्सो नोइंग कि दिस इज नॉट फेयर विद द ह्यूमन हेल्थ, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं कि दे आप, लेकिन वो कह रहे हैं दे आर, ये मैं जो बीच में बात मेरी रह गई कि दे आर एडवोकेटिंग कि ये आपको ये बैन कर देते हैं वो जो केमिकल्स हैं। अब देखना ये केमिकल्स बैन कर देते हैं, इवन दिन केमिकल बैन करने के बावजूद वो केमिकल बाजार में आपकी इंसेक्टी पेस्टिसाइड दुकान या इंसेक्टी पेस्टिसाइड की दुकान पठानकोट में देखी है कोई आपने? हैव यू सीन एनी इंसेक्टी पेस्टिसाइड शॉप? क्यों ही ना, आपको पता है नहीं कहाँ है पे यहाँ? नहीं सर। ये उधर है ना, जो गाड़ियाता चौक है जो ये उधर है, फिर ये जहाँ रेलवे रोड से आपके उधर से आते हैं रेलवे रोड पे, तो जहाँ ये हाँ वाल्मीकि जी। चौक आता है, वाल्मीकि चौक आता है, हाँ जी। वाल्मीकि चौक आता है, उसके लेफ्ट साइड में है वो एक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की दुकान, लेफ्ट साइड में ही। उसका नाम है जनता, जनता करके, जनता सीड, जनता सीड लिखा हुआ है। तो वो इंसेक्टिव ओके। पेस्टिसाइड है वहाँ पे बहुत से। ये यहाँ पे क्या है, लेकिन मैं अमृतसर में था तो ये वहाँ पे एक पूरी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी, जहाँ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ही बिकते हैं, ठीक है ना। अब फार्मर को पता नहीं होता कि दिस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैज बीन बैंड, तो वो उसको बेचते जा रहे हैं क्योंकि वो बैन इसलिए करते हैं, बैन इसलिए करते हैं कि दिस इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ, लेकिन वो जो उसको तो उनको तो बेचना है, उनके तो जो कंपनियां हैं जो उनको प्रोड्यूस किया हुआ है माल, ठीक है ना, और उसको बेच देती हैं। तो ये है जो मैं मतलब आई एम इंसिस्टिंग ऑन इट। So then the last one is the preparation of balance sheet and including cost of cultivation, net returns per student as well as per team of a group of student, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हमारा ये यहाँ पे ये अल्टीमेटली एम है, ये वाला जो है, ये जो लास्ट वाला जो प्रैक्टिकल है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग से, और फिर ये है कि हमें वो पर्टिकुलर फील्ड में देखना है कि अभी हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में हमें, आपको मैंने बताया था बड़ी डिटेल्ड में, ये बता दी है मैंने बैलेंस शीट जो है कि हमने बैलेंस शीट में क्या रहता है, असेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है ना। हमें मतलब देखना है कि हमारे असेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज होती है देनदारी, जो मैंने कर्जा लिया हो, कर्जा मतलब किसी तरह का भी, अगर बैंक से लोन लिया है तो उसकी किस्त जो है वो मेरी लाइबिलिटी है, और जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। फिर मैंने किसी से उधार लिया हुआ है अपने रिलेटिव से, वो भी मेरी, और अगर मैंने सीड ले आया हूँ मार्केट से, सीड तो ले आया हूँ मैं, जहाँ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मार्केट से ले आया हूँ, और उसको पैसा मेरे को अभी देना है, तो वो मेरी करंट लाइबिलिटी है, दैट इज माई, क्योंकि उसको मैंने पैसा वापस करना है। तो ये मेरी लाइबिलिटीज हैं, ये मेरी देनदारियां हैं जो मैंने देनी है। और जो मेरे असेट्स हैं वो क्या होंगे, फार्मर के असेट्स क्या होंगे, क्योंकि फार्मर के असेट्स क्या होंगे, एक फार्मर है उसके असेट्स क्या चीज, उसके पास कौन सी चीज को हम असेट कहेंगे? क्यों अंजलि, आप बताओ, यू शुड नो समथिंग अबाउट इट, क्या है, व्हाट इज असेट, क्या होता है, क्या है असेट, फार्मर के असेट क्या होगा? सो फार्मर की लैंड, हाँ लैंड है एक असेट, और क्या होगा उसके बाद? ग्रेन्स।
हाँ, ग्रेन्स जो लेंगे ना, जो उसके पास स्टोर ग्रेन्स हैं, दैट वो उसका क्या है, करंट असेट्स हैं। देखो आपने नाम लिया है ग्रेन्स का, तो वो करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स में जिसको वो इमीडिएटली बेच सकता है। करंट का मतलब यही होता है इमीडिएटली, जिसको वो अभी मैं जाऊं तो मैं मार्केट में लेके जाऊं ग्रेन्स तो मैं बेच सकूंगा, लेकिन मैं लैंड नहीं इमीडिएटली बेच सकता। आई हैव टू वेट फॉर दैट एंड मतलब टू फाइंड आउट दी परचेजर। ठीक है ना, मार्केट में मेरे को परचेजर ढूंढना पड़ेगा, मेरे को कहना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो दैट इज द फिक्स्ड असेट। और ऐसे उसकी जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स जो उसने फार्म में बिल्डिंग बनाई है, जो उसके घर की बिल्डिंग्स हैं, वो उसका फिक्स्ड असेट्स है। फिर उसकी जितनी भी फार्म मशीनरी है, जैसे उसके पास थ्रेशर है, फिर उसके पास ये कल्टीवेटर है, फिर उसके पास ये जो है अदर मशीनरी, जैसे आपका डिस्क हैरो वगैरह रहता है, थ्रेशर रहता है। ठीक है ना, तो ये उसके फिक्स्ड असेट्स हैं। तो ये सारी और ये सब करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स को मिला के फिर उसकी ये टोटल असेट्स बनते हैं। ऐसे उसकी जो लाइबिलिटीज हैं, वो उसकी करंट लाइबिलिटीज रहती हैं और उसकी टर्म लाइबिलिटीज भी रहती हैं। टर्म लाइबिलिटीज ये रहती हैं, जैसे उसको ट्रैक्टर की किस्त देनी है तो वो उसकी टर्म लाइबिलिटी रहेगी। तो ऐसे टोटल लाइबिलिटीज हो जाती हैं। तो असेट्स और लाइबिलिटीज, अब असेट रुपया 100 रुपया असेट्स है और उसकी लाइबिलिटीज 90 है। ठीक है ना, 100 रुपया उसके असेट्स हैं और लाइबिलिटीज उसकी जो है 90 रुपये है। तो उसकी नेट वर्थ कितनी होगी? फिर नेट वर्थ उसकी एक्चुअल हैसियत कितनी है? तो 10 ही बचा फिर। हाँ, फिर 10 बचा ना, तो 10 रुपये उसकी एक्चुअल में अगर उसको देखा जाए तो उसके पास जो एक्चुअल है वो 10 रुपये ही है। ठीक है ना, कहने को उसके पास 100 रुपये हैं, लेकिन उसकी लाइबिलिटी भी तो साथ में स्टैंड कर रही है ना। अब मैं कोई भी चीज कहता हूँ कि मेरे पास इतनी जायदाद है, तो अगर मैंने कर्जा उठाया हुआ है और जितना पैसा मैंने मार्केट में देना है, तो वो मेरे असेट्स किस चीज के, मेरी एक्चुअल में तो कीमत जो है उसमें से निकल जाएगी। तो इसको नेट वर्थ कहते हैं। तो ये फार्मर को ये देखना है, उसको ही हैज टू सी, मतलब उसको सारा एनालिसिस करके देखना है कि आज की डेट में जैसे बैलेंस शीट है, वो पर्टिकुलर किसी भी डेट में बैलेंस शीट को बना के निकाल सकता है कि उसके पास आज की डेट में क्या है। तो ये उसका क्या है कि उसको उसके बिजनेस का पता चलता है कि मेरे पास क्या है और मैंने क्या देना है। अगर वो कोई हिसाब किताब भी नहीं रखेगा तो वो एक नतीजे पे नहीं पहुंच सकता। और ये आगे लिखा है, ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और नेट रिटर्न, ये भी हम थोड़ा सा इसको करेंगे। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और नेट रिटर्न। ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी उसको सारी देखनी है कि मेरी पर्टिकुलर, मैंने ये अभी जैसे राइस की क्रॉप लगाई थी, तो मेरी इस पे कल्टीवेशन कितनी बैठी, टोटल मेरे कितना कॉस्ट आई, बस राइट फ्रॉम द प्रेपरेशन ऑफ द फील्ड। उसको अपनी जो फैमिली लेबर है वो भी उसको में काउंट करनी है। फैमिली लेबर मीन्स कि जो एक फार्मर अपना उसके ऊपर जो अपनी लेबर लगा रहा है, अगर उसकी 300 रुपये दिहाड़ी है या 400 रुपये दिहाड़ी है, तो उसको भी उसको काउंट करना है। तो वो भी उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है ना। अगर वो ना करता, तो अगर मार्केट में जाता दिहाड़ी करता तो मार्केट से पैसे कमाता, तो जहाँ फिर वो लेबर लेके आता किसी और को देता, तो वो भी उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। तो राइट फ्रॉम प्रेपरेशन ऑफ द फील्ड, और जब तक वो मार्केट में लेके जाता है, ठीक है ना, मार्केट में लेके जाने में भी ट्रैक्टर में ले रहा है, ट्रॉली में ले जा रहा है, जहाँ किसी को हायर करके ट्रांसपोर्टेशन ले जा रहा है, तो वो भी तो उसका खर्च हो रहा है ना। तो ये सारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसमें इंक्लूड होगी, राइट फ्रॉम सारी जितनी भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, आपका जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे किया, वाटर के ऊपर जो उसका, या पंजाब में तो चलो पानी पे खर्च नहीं आता, लेकिन उसका वो तो आता है, लेकिन उसमें इसमें फिर वो भी है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में जो इंटरेस्ट पोर्शन है, जो बैंक से लोन लिया है, ठीक है ना, बैंक से लोन लिया है और जो उसका इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है ना, जो ब्याज दिया है, वो भी उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में आता है। ठीक है, और फिर बाजार में जाके नेट रिटर्न आती है। नेट रिटर्न सीधा ही है। नेट रिटर्न क्या है? जो उसने प्रोड्यूस, जैसा वैसे 100 क्विंटल या 90 क्विंटल या 50 क्विंटल गेहूं बेची और 1800 रुपये के हिसाब से क्विंटल से बेची, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका टोटल पैसा आ जाएगा कि उसको कितना पैसा, मतलब ग्रॉस, वो हम कहेंगे ग्रॉस रिटर्न। यहाँ पे ये वर्ड नेट रिटर्न है, ये नेट रिटर्न, तो वो ग्रॉस रिटर्न होगी। अब ग्रॉस रिटर्न उसकी होगी 100 रुपये, वो कर लो 150 रुपये, और कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसकी 100 रुपये है। ठीक है ना,
ग्रॉस रिटर्न उसकी 150 रुपए है, कॉस्ट कल्टीवेशन उसकी 100 रुपये है, तो उसकी नेट रिटर्न 50 रुपए आ जाएगी। ठीक है ना? तो उसकी नेट रिटर्न जो उसको प्रॉफिट हुआ, जिसको हम कहेंगे नेट रिटर्न, जो उसका नेट प्रॉफिट है, एक नेट प्रॉफिट होता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में बाकी टैक्सेस वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। नेट प्रॉफिट जो है उसको वो नेट रिटर्न। अब ये है कि उसको देखना है कि मैंने 6 महीने में, जो मेरे 6 महीने मैंने लगाए फील्ड पे, और इतनी मैंने उस पर मेहनत की, इतनी मैंने उस पर सारा कुछ किया, और मेरे को अल्टीमेटली 6 महीने में बचा क्या। ठीक है ना? तो 6 महीने में बचा, जो 6 महीने में बचा उसको 1 मंथ का निकाल ले कि मेरे को 1 महीने की मेरी इनकम इस फील्ड से इतनी है। तो उसको डिसाइड करना है कि ये मेरी इनकम जो आ रही है, कि वेदर इट इज सफिशिएंट, मेरी फैमिली के लिए सफिशिएंट है सारे एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, जो मेरे को बाकी एक्सपेंसेस करने हैं, जैसे आपका ही है, आपको एजुकेशन देनी है, फिर आप उसको खाने पीने का करना है, फिर मैरिज करनी है, जो कोई और जो रेकरिंग एक्सपेंसेस है वो करने हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद वो उसको डिसाइड करेगा कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस क्रॉप कल्टीवेशन, जहाँ मेरे को इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो उसका इम्प्रूवमेंट करने का कहाँ पे स्कोप रहता है? ये वाले में, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में। ठीक है ना? ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ही है जहाँ पे वो अपना इसको इसको मतलब अपने तरीके ढूंढेगा कि मेरी कम से कम कॉस्ट लगे, और फिर ये है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है ना? या इसी के अंदर ही उसको घूमना है कि कल्टीवेशन जो मेरी कॉस्ट है वो कम हो, लेकिन मेरी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े। ठीक है ना? टेक्नोलॉजी में ऐसे यूज करूं कि मेरे पैसा कम लगे लेकिन मेरी प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो तभी तो टेक्नोलॉजी का फायदा है ना। तो ये एक मतलब एजुकेटेड फार्मर की तरह उसको काम करना है। मतलब ये जो अभी मैं ये सब मैं यही बताता हूँ कि ये जो एग्रीकल्चर इज ए बिजनेस, एग्रीकल्चर वो चीज नहीं रही जो आप कन्वेंशनल है, एग्रीकल्चर इज ए बिजनेस। और उसको सब कुछ, ये सब कुछ जो आपके इसमें है दिखाया गया है, ये सब इसीलिए दिखाया गया है कि एक फार्मर को, कल को आप होते हैं तो आपको फार्मर को गाइड करना है, उसको कॉपी पेंसिल लेके बैठना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं क्या कमा रहा हूँ। अगर मैं कमा ही नहीं रहा, जब मैं उसमें मेरा तो उल्टा लॉस होता जा रहा है, तो देन भाई फॉर दिस। तो इसी चीज को ही उसने कहा है। अब जो आपका जो एक्ट है, सेकंड एक्ट यही कहता है, 3 बिल है ना, तो दूसरा बिल यही कहता है, दूसरा बिल ये कहता है कि अगर तेरे को ये बच नहीं रहा, ये इसमें से कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो आप क्यों खेती कर रहे हो भाई? यू आर गोइंग फॉर दिस। आप सीधा ही उसको जो कंट्रैक्ट पे दे दो ना अपनी फार्मिंग, और उसके साथ कर लो कि मेरे को आप 10,000 रुपया पर एकड़ का देते जाना, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, किराए पे दे दिया ना अपने जमीन को, और 10,000 रुपया, और आप अपना दूसरा कोई काम करो। अब बताओ इसमें गलत क्या है? फार्मर को अगर लग रहा है कि मैं इसमें इसको अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर रहा और मेरे को प्रॉफिट नहीं आ रहा, देन भाई आई शुड गो फॉर दिस कल्टीवेशन। मैं वो दूसरा जो है, जैसे टाटा बिरला है, वो आपकी जमीन नहीं लेंगे, ये है कि वो लीगल उनका राइट कोई नहीं रहेगा, लेकिन आपको वो आपका जो किराया बनता है उस जमीन का, जो आपका एग्रीमेंट होगा, चाहे उसकी फसल सड़ जाए, गल जाए जिसने बीजी है, ठीक, लेकिन आपको पैसा मिल जाना 10,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से। तो बताओ ये बेनिफिशियल है कि जहाँ खुद करना खेती बेनिफिशियल है? अगर आपको लगता है तो आप दे दो। तो बताओ इसमें गलत क्या है? आई डोंट थिंक कि यानी कोई चीज़ उसमें गलत होने जा रही है। एक सिर्फ आपको मॉरल है, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं उसको जमीन दे रहा हूँ तो कल को मेरी जमीन ना हड़प ले, लेकिन कानून कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो आप जब आप चाहो उसको कहो कि मेरा वजह से खत्म हो गया मेरा एग्रीमेंट 1 साल का, अब आप मेरे को खुद को खेती करने दो, तो आपकी जमीन छोड़ देगा वो। ठीक है ना? और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं पंजाब में, बहुत पंजाब में नहीं, दूसरी उन्होंने लाखों रुपए अपने इसके कमाए। अभी आप देखो कि फार्मर अपनी क्रॉप लगाता है, तो वो मतलब जो 6 महीने उसके साथ करता रहता है जदोजहद, उसके साथ स्ट्रगल करता है, तो कभी रेनफॉल आ जाती है तो तभी देखता है कि मेरी फसल ना खराब हो जाए, कभी वो देखता है बीमारी आ गई है तो मेरी फसल ना खराब हो जाए। ठीक है ना? तो फिर लास्ट में भी जब वो हार्वेस्ट कर देता है तो तब भी बारिश आ जाती है, फिर मंडी में लेके जाता है तब बारिश आ जाती है। तो जब तक वो उसकी माल बिक नहीं जाता तो वो रिस्क पे रहता है। अब हम रिस्क पढ़ रहे थे ना, अपना यस रिस्क मैनेजमेंट,
तो फिजिकल रिस्क, तो प्राइस रिस्क, ये सारे रिस्क ही हैं जो सारे आपने देखा कितने रिस्क थे। तो सारे रिस्क में से गुजरने के बाद जब उसके रिस्क ओवर हो जाते हैं तो तब उसके हाथ में पैसा आता है, ठीक है ना। तो 6 महीने बेचारा वो गैम्बलिंग, वो जुआ ही खेलता रहता है। तो अगर उसको जुआ नहीं खेलना और उसको एक अश्योर्ड रिटर्न लेनी है तो वाई शुड नी नॉट गो फॉर द कंट्रैक्ट फार्मिंग, या वो उसको क्यों नहीं दे देता कॉर्पोरेट को और वो अपना रिटर्न ले ले उससे। तो ये भी मेरे को नहीं लगा कि इसमें कि यानी लॉस इज टू द फार्मर, नहीं चाहता तो ना दे। ये कोई फोर्सफुली थोड़ा है उसके ऊपर, ये तो वॉलंटरली है, कोई ये थोड़ा मैं कहूँगा कि नहीं जी मेरे को तो आप अपनी ज़मीन दे ही दो। ये तो मेरी मर्जी है ना, मेरे को देखना है, मेरे को अपनी फैमिली में डिसाइड करना है बैठ के कि मैं वेदर आई शुड गो, दूसरा और काम कर लो, आपके लिए तो मिलती रहेगी आपको इनकम, ठीक है ना। तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी बिल आया है मेरे हिसाब से, लेकिन आई एम नॉट, मतलब मैं कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं कर रहा कि बीजेपी की सपोर्ट कर रहा हूँ। फार्मर्स की अपनी थिंकिंग है, दे आर थिंकिंग अबाउट इट, दे हैव द फियर इन देयर माइंड कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है, प्राइवेटाइजेशन तो हर सेक्टर में होनी है, हो रही है, उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं, प्राइवेटाइजेशन के गलत रिजल्ट्स तो नहीं आए। अब आप देख ही रहे हो कि जो प्राइवेटाइज नहीं हुए, जैसे बीएसएनएल आपको क्या दे रहा है सर्विस, बट दे सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर टेकिंग दी होल प्रॉफिट, और सारा इरोड हो गया है, सारे सैलरी खा गए हैं, मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आप उसकी जगह आपको जो जियो है, ये जो आपके एयरटेल है, तो कितनी अच्छी दे आर गिविंग यू दी सर्विसेज, ठीक है ना, और आपको अच्छा प्राइस कंपटीशन इज देयर। तो इसमें भी यही होगा, जो उसका जो कह रहा है कि मैं अगर आप मंडी में नहीं बेचोगे, प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचोगे अपना माल, तो कंपटीशन होगा, ठीक है ना, कंपटीशन ट्रेडर्स में कंपटीशन हो जाएगा, तो यू विल गेट द बेटर प्राइस। वो कहेगा नहीं ये 100 रुपया आपको दे रहा था, मैं 150 रुपया देता हूँ, तो फार्मर को फायदा हो जाएगा ना, फार्मर उसको दे देगा जिसको 150 रुपया मिल रहा है। तो ये है, दिस इज द, ये था काफ़ी, मैंने आज आपको ये मैं कल इतना ज़्यादा एलेबोरेट वे में बताना कि ये आपका एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल योर प्रैक्टिकल। तो चलो ये मैंने ताकि टू टेल यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड कि क्या है, क्योंकि मैं, आपने देखा ही है कि आई नो ऑल दीज सब्जेक्ट्स वेरी मिन्यूटली। मैं ऐसे नहीं है कि किसी चीज़ को है कि मैं देखता हूँ कि व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है हर चीज़ की, ठीक है। So I have put my all my efforts to first of all you to get cleared about your this practical, जितना भी ये आपका है, और ये मैनुअल भेज दिया, इसमें हमने मोस्टली वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोज प्रैक्टिकल्स, सभी हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन इवन देन नेक्स्ट जो आएगा ना फ्राइडे, तो जो कुछ मेरे को लगेगा कि वी हैव नॉट डिस्कस्ड, तो हम वो करेंगे। और लेकिन मैंने आपको एक एक प्रैक्टिकल की सिग्निफिकेंस उसमें क्या रहता है, व्हाट इज इज रोल, तो मैंने बताने की कोशिश। तो अभी आप इफ एनीथिंग यू वांट टू गेट इट क्लैरिफाइड, कोई आप ऐसी चीज पूछना चाहते हो तो यू हैव द So लिबर्टी। what about college? हाँ कॉलेज कब लग रहे हैं? कॉलेज मैं भी बड़ी वेट कर रहा हूँ इसके, आई एम ईगरली वेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग माई टाइम पास, मैं भी बोर हो गया हूँ आपकी तरह से ना। तो ये मेरे को लगता है कि एज फार एज माई प्रोडिक्शन इज देयर, ठीक है ना, जिस हिसाब से उन्होंने एवरीथिंग दे हैव ओपन, और नाउ दे हैव लेफ्ट टू द पीपल, लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि यू शुड टेक योर केयर ऑफ योर हेल्थ योर सेल्फ, ठीक है ना। तीन ही चीजें उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि यू हैव टू मेंटेन दी सोशल डिस्टेंस, ठीक है ना, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, वही जो 6 फीट की है, और मास्क लगाना है, ठीक है ना, और हाथ धोने हैं, ठीक है ना। आप जैसे, आप जैसे लोग हैं, तो मैं यही बड़ी देर से आई एम मतलब थिंकिंग अबाउट इट कि क्यों नहीं कॉलेज खोल रहे, क्योंकि आप यू आर ग्रोन अप, आपको तो पता है, यू नो Yes, अबाउट sir. ऑल दीज थिंग्स कि आपको ये करना है, ठीक है ना। अब शेक हैंड वाली बात आप में तो चल रही थी थोड़ी बहुत ही, तो आप तो शेक हैंड करोगे ही नहीं अब, ठीक है ना, नहीं. अब हमारे जैसे भी नहीं करेंगे ठीक है। तो ये बात तो खत्म हो गई कि आपके पास कोरोना तो आएगा नहीं ऐसे, और दूसरा है कि आपको डिस्टेंस बना के मैं बैठना है, तो आपकी क्लास में तो वैसे डिस्टेंस बना मेंटेन हो लाचारी जाएगा, बच्चे. ठीक है ना। और तीसरा जो है मास्क लगाना है, अगर मास्क नहीं भी लगाते हो तो आप दूर दूर बैठे हो, ठीक है ना।
मैं भी आपसे बहुत दूर रहूंगा, और जो क्या। इंस्ट्रक्टर है वो भी आपसे दूर रहेगा। तो मतलब है कि ये चीजें पता नहीं क्यों भाई दे आर हेसिटेटिंग इट। लेकिन मेरे को लगता है, जो आपने मेरे से पूछा है, तो मेरे को लगता है कि ये बाई मिड ऑफ नवंबर, 15 नवंबर को आपके खुल जाएगा कॉलेज। अभी वो स्कूल्स का देख रहे थे, दे आर मतलब हैविंग द एक्सपीरियंस ऑन स्कूल। स्कूल का उन्होंने खोल दिया ना, 9th और 9th क्लास से लेकर 12th तक। वो इसीलिए खोला है कि दे हैव टू मतलब देखना है कि पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब 27% जो बच्चे आए हैं स्कूलों में, तो बाकी जो है वो देख के आते हैं। अब आपने एक्सटेंशन में भी पढ़ा था कि अगर कोई एक काम करता है तो दूसरा उसको नकल मार के करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे में है। तो एक्सटेंशन में जो फार्मर है जब देखता है कि उसने ये फर्टिलाइजर डाला है तो मैं भी फर्टिलाइजर ये डाल दूं, तो यही देखते हैं पेरेंट्स भी, यही देखेंगे कि उन्होंने भेज दिए तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, क्योंकि पेरेंट्स भी जो है ना दुखी हो गए हुए हैं बच्चों से, है ना। पेरेंट्स भी हाँ जी। दुखी हो गए और बच्चे भी दुखी हो गए। बच्चे भी चाहते हैं फ्रीडम और पेरेंट्स भी चाहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब होप फॉर दी बेस्ट। उस दिन मोदी जी ने 15 मिनट का दिया है इसका, दे हैव एड्रेस टू द नेशन रिगार्डिंग दिस कोरोना, कि कोरोना नहीं गया लेकिन हमने आपको अनलॉक कर दिया है। तो वहाँ तो नहीं अभी जाएगा, इट विल टेक द टाइम अप टू फरवरी तक। लेकिन इतना है कि केसेस कम हो गए हैं, उतना फियर नहीं रहा। जो लोगों को सिखाना चाहते थे वो बहुत से लोग सीख गए, ठीक है ना। अब आप मास्क जो डालना है वो आपकी हैबिट में आ चुका है, हैप्पी लगी है। ठीक है ना, आ गया सबके, क्योंकि मेरी भी है, मैं भी जाता हूँ तब मैं मास्क डाल के, सभी के आ गया है। और दूसरा हाथ धोना भी हमारी हैबिट में आ ही गया है, हाथ हम जरूर यस। धोते हैं कैसे भी है। और तीसरा चीज है जो सोशल डिस्टेंस है वो आपको मेंटेन करना है। आपको कहीं मेन गैदरिंग, वो भी वहां पे ही है, डर आपको वहीं है जहाँ ज्यादा गैदरिंग है। ज्यादा बाकी क्राउड है। हाँ जहाँ क्राउड है तो वहाँ आपको सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा पीछे हट के रहना है, ठीक है ना। बिल्कुल पास में नहीं जाना जैसे हम रहते थे करते थे पहले। तो कुछ नहीं होने वाला, नथिंग इज गोइंग टू बी देयर। और जितना भी लोगों को होना था, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक था, उनको हो चुका है, ठीक है ना। अब आप लोगों का स्ट्रॉन्ग था इम्यूनिटी सिस्टम, हो सकता है आपको होके खत्म भी हो गया हो, है ना। तो आपको अभी ये भी साथ में है, चलो अभी 2 मिनट में ये भी लगाता हूँ कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, अब मेरे जैसा है, हो सकता है मेरे को हुआ होगा, क्योंकि मैंने नहीं जाना नहीं सर, छोड़ा मेरा देश। बहुत वीक है। हाँ मैं जिनका वीक तभी है घर उनको पे थोड़ा बात नहीं। सा दे शुड टेक केयर, उनको थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, इम्यूनिटी सिस्टम जिनका कमजोर है। और दूसरी चीज ये है कि जिनका हो जाता है उनको 3 महीने फिर नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना। क्योंकि एंटीबॉडीज, ये एक बीमारी कोई भी होती है तो उससे एंटीबॉडीज आपके बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं, पर्टिकुलर अगेंस्ट दैट डिजीज। तो लेकिन इस केस में जो वायरस है, कि मैं इसका भी बड़ा पढ़ता रहता हूँ, लेकिन इसमें वायरस, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, इसमें जो एंटीबॉडीज है सिर्फ 3 महीने रहती है। तभी आप देख रहे हो कि सेकंड फेज कई जगह आ गया है, ठीक है ना। यस। तो ये इसकी सिर्फ एंटीबॉडीज 3 महीने ही रहती हैं। 3 महीने के बाद फिर वो मतलब एंटीबॉडीज खत्म हो जाती हैं, फिर भी आपको अटैक कर सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी पोजीशन नहीं आएगी, सेकंड फेज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पहले ही काफी कंट्रोल हो गया। आपने देखा है कि दे हैव कंट्रोल्ड इन ए नाइस वे, अच्छे तरीके से किया। अब बाकी तो पॉपुलेशन लोगों पे डिपेंड करता है ना, आप गवर्नमेंट तो सब कुछ नहीं कर सकती। तो मतलब दे हैव कंट्रोल्ड इन ए नाइस वे, ये कहना चाहिए क्रेडिट। और दूसरा है कि हमारा जो खान पीन है वो अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला है। हम मसाले वगैरह पहले ही खाते हैं, तुलसी है, ये अदरक है। ये जो साउथ, सॉरी, ये जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं इन चीज़ों को नहीं लेते, ठीक ना। दैट्स व्हाई दे आर दे फीलिंग प्रॉब्लम इन दैट। तो ठीक है देन, यही था व्हाट्स एवर आई वांटेड टू टेल यू अबाउट इट। और कुछ पूछना अदर देन दिस? पहले तो मैं आपकी अटेंडेंस, आई शुड टेक योर अटेंडेंस आल्सो। ठीक लगा ये आपको दिस प्रैक्टिकल जो था आज का? यस। यू एंजॉयड इट ना? हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट टीच एवरीथिंग। अब कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं,
तो ओके देन, ऑल द बेस्ट, Okay, वी thank you, मीट sir. अगेन। ओके ऑल, थैंक यू। तो ये मैं सब रिकॉर्ड भी करता हूँ, आपके सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ओके सर। हाँ रिकॉर्ड करता हूँ, ये मेरी यूट्यूब चैनल पे सारे आपके लेक्चर हैं। हाँ जी, हाँ मेरी जो जी। हाँ Yes. सब लेक्चर उधर आ रहे हैं। या